हेलो स्टूडेंट्स, ये 10th लेक्चर है और हम लोग इंटरफेरोमीटर डिस्कस कर रहे थे। आज हम फैब्री पेरियोड इंटरफेरोमीटर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फैब्री पेरियोड इंटरफेरोमीटर में हमारा फोकस क्या होगा? फ्रिंज की इंटेंसिटी, शार्पनेस ऑफ फ्रिंज और एक फाइननेस कोफिशिएंट आता है उसके बारे में। बस ये डिस्कशन का पार्ट है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। और ये एक क्वेश्चन होता है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि आइदर माइकलसन आएगा और फैब्री पेरियोड आएगा, दो में एक आता ही आता है। तो मेरा डिस्कशन कंप्लीटली आपके थियोरेटिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है और इस तरह का है कि आपका फुल क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के डिटेल्स को मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल टॉपिक्स भी हैं ये आपके, बट हम उस डिटेल में आपको नहीं बताने जा रहे हैं, सिर्फ थ्योरी। हाँ, अगर प्रॉब्लम्स होंगे न्यूमेरिकल्स तो आपके सॉल्व कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल्स होंगे वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये फैब्री पेरियोड इंटरफेरोमीटर में हमारे पास क्या आएगा कि Fabry period interferometer is based on multiple beam interference by division of amplitude from the thin film, ठीक है। आप माइकलसन से अगर कंपेयर करेंगे तो बस एक अंतर है कि यहाँ मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस हो रहा है, वहां पे दो बीम आपस में सुपरपोज करके इंटरफेरेंस पैटर्न पैदा कर रहा था। M1 से और M2 से रिफ्लेक्टेड बीम अगर आपको याद है तो सुपरपोज हो रहा था। तो अब यहाँ देखिए, इसके कंस्ट्रक्शन पे आ जाइए। ये सोर्स मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया है, इसको एक्सटेंडेड सोर्स बनाया है लेंस यूज करके, और ये आपके दो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर्स हैं जो डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। रे आपका रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है, और पार्शियली रिफ्लेक्शन पार्शियल ट्रांसमिशन हर एक पॉइंट पे हो रहा है। इधर भी आपका ट्रांसमिशन होगा, बट उसको हमने नहीं दिखाया, अभी हमारे काम का नहीं है। बट मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस का भी थोड़ी देर बाद आपको दिखाने वाले हैं, तो वहाँ इस तरह का डायग्राम दिखाएंगे जहाँ दोनों तरफ के रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन को आपको फिगर में दिखाया जाएगा। तो ये आप लेंस हमने ले लिया है, कन्वर्जिंग लेंस है। फ्रिंज हमारा स्क्रीन पे यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो हमारा डिस्कशन फोकस क्या है कि फ्रिंज का इंटेंसिटी क्या होगा। ये फ्रिंज पैटर्न बन रहा है और हम देख रहे हैं मल्टीपल इंटरफेरेंस, मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस की वजह से फ्रिंज पैटर्न बन रहा है। अब फ्रिंज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको अप्लाई करेंगे इस फैब्री पेरियोड वाले केस के लिए। इन जनरल पहले केस मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस लेते हैं और फिर उसी को अप्लाई कर देंगे सर्टन कंडीशंस लगा के फैब्री पेरियोड इंटरफेरेंस के लिए। तो आपके पास देखिए ये मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस का ये डायग्राम देखिए। आपके पास क्या है, यहाँ पे इंटरफेरेंस जब भी बात कर रहे हैं तो दोनों केस में, चाहे वो माइकलसन कर रहे थे या यहाँ कर रहे थे, हम इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड ले रहे हैं। मतलब थिन फिल्म वाला जो है वो आपका इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड ही है, ठीक है। तो आपका एक रे आ रहा है, एक रे मान लीजिए यहाँ पे इन जनरल केस हमने ले रहा है मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस का। तो ये एक ग्लास प्लेट है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2 है, दो ऊपर में मीडियम से सपोज एयर होंगे तो N1 हमने मान लिया है। एक बीम जो आपका आ रहा है लाइट बीम, जिसका एम्पलीट्यूड A0 है, वो इस सरफेस पे टकराया तो आपका ये पार्शियली रिफ्लेक्ट हुआ, पार्शियली ट्रांसमिट हुआ। क्योंकि डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है तो इसका एम्पलीट्यूड कुछ इधर बढ़ जाएगा, कुछ इधर बढ़ जाएगा। इधर गया उसको A0 R1 रखते हैं। R1 आपका यहाँ का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है और T1 ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है जब बीम आपका N1 से N2 पे जा रहा है, और जब N2 से N1 की ओर जाएगा तो आपका R2 एंड T2 रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कॉरेस्पॉन्डिंगली होगा। जैसे इस पॉइंट पे आपके पास ये रे आया, अगेन यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है और ट्रांसमिट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या था, A0 T1 आया था और फिर ये डिवाइड हो गया थोड़ा सा रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट में और ट्रांसमिटेड कंपोनेंट में। तो इसका एम्पलीट्यूड A0 T1 R2 हो जाएगा और इसका A0 T1 T2 हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट से आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट T2 ले रहे हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट R2 ले रहे हैं। सिमिलरली हर एक पॉइंट पे ये एम्पलीट्यूड चेंज होता रहेगा। और पाथ चेंज कहाँ पे आएगा, देखिए एक रे यहाँ से आया और यहाँ पे गया, ये रे यहाँ से गया, तो ये आपका रिफ्लेक्टेड लाइट का जो बन रहा है वो हो गया। ये ट्रांसमिटेड लाइट वाला हमारे फैब्री पेरियोड में हम इस लाइट को यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे पाथ डिफरेंस देखिए, इस रे और इस रे के बीच एक पाथ डिफरेंस है, तुमने डेल्टा ले लिया, ठीक है, e⁻i डेल्टा का पाथ डिफरेंस। सिमिलरली इस रे और इस रे के बीच एक पाथ डिफरेंस है जो कि e⁻i डेल्टा पे करता है। पाथ डिफरेंस कैसे निकाला था हमने थिन फिल्म में? पाथ डिफरेंस हमने निकाला था, याद होगा थिन फिल्म में। तो पाथ डिफरेंस हमारा क्या आया था, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 2 टाइम्स इंटू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंटू डिस्टेंस ऑफ द थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म एंड कॉस थीटा। मतलब 2 इस केस में क्या हो जाएगा 2n2d कॉस थीटा, ठीक है। और पाथ डिफरेंस अगर ये है तो फेज डिफरेंस क्या होगा, 2 पाई बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो, तो आपके पास ये जो ट्रांसमिटेड लाइट आ रहे हैं और ये रिफ्लेक्टेड लाइट आ रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिटेड लाइट का एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, A0 T1 T2 A0 T1 T2 R2 स्क्वायर e⁻i डेल्टा। ये फेज डिफरेंस आया इन दोनों के बीच।
फिर ए नॉट T1 T2 R2 4 R2 का पावर 4 e पाई 2 डेल्टा। ठीक, तो और पार्ट डिफरेंस डेल्टा क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस कितना आया था जो कि थिन फिल्म में देख चुके हैं, कैसे आया था अभी हम उसको डिटेल नहीं करने वाले हैं। इस कैसे हमने निकाला था, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के वो निकालते हैं, वो आप थिन फिल्म वाले से देख लीजिएगा। तो वो पार्ट डिफरेंस हमारे पास आया था 2n2d cos थीटा इस केस के लिए। तो आपका देखिए फेज डिफरेंस आया है, पार्ट डिफरेंस आया 2n2d cos थीटा, फेज डिफरेंस हो गया 2 पाई बाई लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया उसको। अब हमने अगर इंसिडेंट वेव का ये फॉर्म ले लिया y इज इक्वल टू ए नॉट ई टू पावर आई माइनस ओमेगा टी, तो जो ट्रांसमिटेड वेव होंगे उसका क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू ए नॉट डी वन टी टू ई पावर माइनस आई ओमेगा टी। सेकेंड वाले में ये फेज आ जाएगा, ये एम्पलीट्यूड हो रहे हैं, ये एक्स्ट्रा फेज आ रहा है। तो इस तरह से हमारा n बीम्स हो जाएंगे क्योंकि हमको मल्टीपल इंटरफेरेंस ले रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिए, फैब्रिक पैरोड का जब केस करेंगे तो उसमें क्या चेंजेस होगा। चेंज ये होगा कि आप वहां मीडियम जो है एयर फिल्म है, आपके पास 2 मिरर हैं उसके बीच में एयर फिल्म है, तो ये n2 आपके पास 1 हो जाएगा, n1 भी 1 हो जाएगा, n1 भी 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब बाहर में भी एयर है और प्लेट के अंदर भी एयर है, तो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला टर्म सीधा 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या चेंज होगा कि चूंकि सेम ये हमने मीडियम सेम हो गया, अब चूंकि सेम मीडियम है दोनों तरफ, तो जो रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हैं वो सेम होंगे, चाहे वो बाहर से अंदर की ओर जा रहा है या अंदर से थिन फिल्म से बाहर की ओर आ रहा है। तो आपका R1 R2 को हमने R लिख दिया और T1 T2 को T लिख दिया। ठीक है, तो आपके पास जो पार्ट डिफरेंस क्या हो गया, 2D n वाला टर्म चला गया, 1 हो गया, n2 1 हो गया, तो 2D cos थीटा, और अकॉर्डिंगली फेज डिफरेंस हो जाएगा तो 2 पाई बाई लैम्डा 2D cos थीटा हो जाएगा। ठीक, तो अब मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन निकालना चाहे तो आपके पास पार्ट डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू n लैम्डा कर देते हैं तो ये आपका मैक्सिमम कंडीशन हो जाती है। बट यहाँ पे हमारा फोकस क्या है, इंटेंसिटी को निकालना। इंटेंसिटी निकालने के लिए जो हमारे n बीम्स हैं जो आपस में सुपरपोज कर रहे हैं, उन बीम का सुपरपोजिशन हमने लिया, और सुपरपोजिशन में ये जो टर्म है ये देखिए, अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो हमारे पास आएगा वो ये आ रहा है, हमने सिर्फ एम्पलीट्यूड पार्ट लिया। ठीक, ये आई ओमेगा टी वाला टर्म जो होगा सो होगा ही, उसको हम कंसिडर नहीं कर, सिर्फ एम्पलीट्यूड का सुपरपोजिशन कर रहे हैं। तो एम्पलीट्यूड में आपके पास जो ट्रांसमिटेड लाइट में वहाँ दिखाया था मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस में, वो सारे टर्म्स यहाँ पे होंगे, और ये ओमेगा टी में नहीं रखा है क्योंकि उसको रखने की जरूरत नहीं है, हमें एम्पलीट्यूड से काम है तो एम्पलीट्यूड से हमारा काम चल जाएगा। अब हमने ये क्या किया है कि फर्स्ट टर्म ए नॉट टी स्क्वायर T1 T2 था, तो यहाँ टी स्क्वायर हो गया, चूंकि दोनों को इक्वल हमने कर दिया, T1 T2 इक्वल टू टी है, अकॉर्डिंगली R1 R2 इक्वल टू R कर दिया तो R स्क्वायर हो गया। ये सारे टर्म्स हमारे पास हैं, ए नॉट टी स्क्वायर R स्क्वायर पाई डेल्टा। जो वहाँ टर्म था हमने कुछ नहीं किया, ट्रांसमिटेड लाइट में जो हम टर्म लेके आए थे बस उसमें यही कंडीशन लगा दी कि n1 n2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और R1 R2 इक्वल टू R है, T1 इक्वल टू T है। इसी कंडीशन के साथ आपका पार्ट डिफरेंस 2D cos थीटा हो जाता है, और एम्पलीट्यूड आपके इस तरह के टर्म्स आ जाते हैं, जहाँ T1 T2 नहीं रहेगा, R2 नहीं रहेगा, सारे T1 T2 के T आ गया और R1 R2 का R आ गया। तो और इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो जो कॉमन है आपने निकाल लिया, नॉट टी स्क्वायर कॉमन है, अंदर जो बच गया वो आपका एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है जो n इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा। और कॉमन रेशियो क्या है इसका, कॉमन रेशियो है R स्क्वायर ई टू पावर आई डेल्टा। तो ज्योमेट्रिक सीरीज जो होता है उसका अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो समेशन आप देखेंगे तो समेशन आपका क्या होता है 1/1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक, तो वही यहाँ हमने कर दिया, ए नॉट टी स्क्वायर और 1/1 माइनस ये आपका कॉमन रेशियो ले लिया। ठीक, ये हमारा एम्पलीट्यूड आ गया, हमें निकाला इंटेंसिटी है, तो एम्पलीट्यूड चूंकि ये कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो हमने इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट ले लिया। कम्प्लेक्स कंजुगेट के लिए क्या करते हैं, आई को -5 से रिप्लेस करते हैं, तो हमारा ए टी प्राइम जो है ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड का जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है ये आई प्लस या आई माइनस हो जाएगा। अब हमें इंटेंसिटी के लिए क्या करना है, ए प्राइम एंड ए स्टार एंड ए टी स्टार एंड ए टी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका इंटेंसिटी देगा, ये देगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए नॉट टी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ए नॉट स्क्वायर टी 4 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे ये दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, दिस इंटू दिस, ये लिखा है हमने। अब इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो एक टर्म इसके साथ आया 1 आ गया, फिर ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉमन ये टर्म आ जाएगा, और जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस सॉरी यहाँ एक प्लस होना चाहिए, नहीं ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गए,
ठीक है, और R4 हो गया, और ये आई डेल्टा वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो ये 3 टर्म्स आए। इसको आप फिर साइन और कॉस में चेंज कर दिए। ये जो एक्सपोनेंशियल वो क्या होता है, e टू आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इन दोनों को चेंज करेंगे तो यहाँ जो टर्म आएगा कॉस का, उसको देखिए। ये इंटेंसिटी आपके पास आ गया। तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स को रिप्लेस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म से, जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से। ठीक है, अब बेसिक फॉर्मूला आपको पता ही होगा, बाई थीटा इज टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, प्लस होगा आई वहाँ पे थीटा तो प्लस होगा, यहाँ पे अगर माइनस होगा तो माइनस होगा। तो देखिए ये आपका जो टर्म आ गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ गया आर स्क्वायर। अगर आप क्या कीजिए, आर स्क्वायर जो टर्म है, इस टर्म से इस टर्म में आने के लिए आपने क्या किया है, कुछ ऐड कर दीजिए, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका 2r स्क्वायर ऐड करना है, 2r स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये एक टर्म आपका ये आ जाएगा और दूसरा टर्म ये आ जाएगा। ठीक है, आप इसमें से कॉमन निकाल लीजिए इस टर्म को, तो ये आ जाएगा। कॉमन निकाल लिया तो इससे डिवाइड हो गया। ये आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। ठीक, यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो आर रिफ्लेक्ट है, आर स्क्वायर को आर मान लिया, टी स्क्वायर को टाउ मान लिया, तो आपका जो फॉर्म है इंटेंसिटी का वो चेंज ऐसे हो जाएगा। जहाँ आर स्क्वायर में कैपिटल आर हो जाएगा, जहाँ टी स्क्वायर है वहाँ कैपिटल टाउ हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका अगर ए नॉट टी 4 था तो टाउ स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर था तो आर हो गया, 1 आर का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ भी सही सिमिलर, आर स्क्वायर करके आर स्क्वायर करके आर ये पुट हो गया। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी इन केस ऑफ फैब्री-पेरोट इंटरफेरोमीटर। अब आप इस टर्म से आप मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी निकाल के इंटेंसिटी का एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होने वाला है, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगा, जब ये टर्म आपका मिनिमम होगा, साइन 0 होगा। मिनिमम क्या, चूंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, साइन स्क्वायर है, इसलिए मिनिमम 0 होगा। जब 0 होगा तो आपके पास मैक्सिमा ये वाला आ जाएगा। और 0 होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा, साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 0 होने के लिए डेल्टा आपका 2n पाई होना चाहिए। डेल्टा अगर 2n पाई होगा तो मैक्सिमम टर्म क्या आ जाएगा, ये 0 हो गया तो ये टर्म से बच गया आपका। तो आई मैक्सिमम इज ए नॉट स्क्वायर टाउ स्क्वायर 1 आर टाउ स्क्वायर। सिमिलरली आपको मिनिमा निकालना है, तो मिनिमा के लिए क्या केस होगा, ये जो टर्म है आपके पास साइन स्क्वायर डेल्टा, वो आपका 1 होना चाहिए। 1 कब होगा, जब डेल्टा 2n प्लस 1 पाई होगा, है ना। ये देखिए मैक्सिमा के लिए मैंने निकाला, मिनिमा के लिए है डेल्टा ये होगा। तो डेल्टा अगर आप ये 1 पुट करेंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो मिनिमा आएगा वो सिमिलर आएगा, बट ये साइन यहाँ प्लस आएगा, जो माइनस है वहाँ प्लस होगा। ये सॉल्व करना पड़ेगा। आप इसको यहाँ 1 ले लीजिए, इसका स्क्वायर रूट लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 आर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो, और ये ऊपर जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, टर्म आपका आ जाएगा। तो आपके पास इंटेंसिटी, इस केस में इंटेंसिटी निकल गया, हमने मैक्सिमम इंटेंसिटी निकाल लिया, मिनिमम इंटेंसिटी निकाल लिया। अब इसमें आपके सिलेबस में एक जो है फाइननेस कोफिशिएंट और शार्पनेस का डिस्कशन है। तो फाइननेस कोफिशिएंट क्या है, ये जो टर्म इंटेंसिटी में आता है, इसी टर्म को हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक, इस टर्म को, और इसी एफ को हम फाइननेस करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं उसी को। देखिए हमने इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दिया, आई मैक्सिमम, यहाँ आई ए नॉट स्क्वायर जो टर्म था उसको आई मैक्सिमम के टर्म में कैसे चेंज किया। देखिए ये आपके पास टर्म है ए नॉट टी टाउ स्क्वायर बाय 1 आर का होल स्क्वायर, और आई मैक्सिमम इतना आया है सेम। ये देखिए, तो इसके जगह पे आप आई मैक्स रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आई मैक्स डिवाइड बाय दिस, और इसको अपने एफ रख दिया, तो फॉर्म चेंज क्या हो गया, आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम बटे 1 एफ साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, वेयर एफ इज इक्वल टू 4r बाय 1 आर स्क्वायर, 1 आर का होल स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ फाइननेस यही आपका हो गया एफ। आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, रिफ्लेक्टिविटी शो कर रहा है। अब यहाँ पे दो एनालिसिस में हमारे पास 2 ग्राफ हम खींच सकते थे, एक ट्रांसमिटिविटी का और एक इंटेंसिटी का, बट दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इंटेंसिटी को अगर आप इनिशियल एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो आपका ट्रांसमिटिविटी आ रहा है। मतलब ये ट्रांसमिटिविटी इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, इन ट्रांसमिटिविटी इज डिफाइंड एज द AT स्क्वायर या AT स्टार बाय A स्क्वायर, A नॉट स्क्वायर। मतलब जो ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड है उसका मैग्नीट्यूड मैंने उसका स्क्वायर और डिवाइड बाय इंसिडेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो ये आपका AT स्क्वायर को क्या दे रहा है, इंटेंसिटी दे रहा है, तो आई बाई दिस हो गया। इसका मतलब हम क्योंकि एक कॉमन ग्राफ में दिखाने वाले हैं, हम 2 ग्राफ भी दिखा सकते थे, बट चूंकि दोनों सेम में एक कांस्टेंट का फर्क है,
इसलिए हम एक ही एनालिसिस के दौरान दोनों को एक ही ग्राफ में डिनोट इंडिकेट करेंगे। तो आपके पास देखिए जो आ गया ट्रांसमिटिविटी भी क्या आ गया, आई बाय ए नॉट स्क्वायर। तो आपके पास आई हम लेके कितना आए थे, आई था हमारे पास ए टाउ स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर और ये टर्म। अब ए स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये कट गया, ये टर्म बच गया। तो ट्रांसमिटिविटी आपका ये टर्म बच गया और इसको एफ के टर्म में लिखेंगे तो ये आ गया। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए एक और चीज यूज किया है, वो स्टोक्स थ्योरम या स्टोक्स रिलेशन। स्टोक्स रिलेशन मैं आपको एक लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस। वो है कि अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है तो उसमें पाई का फेज आ जाएगा। वहीं डेरिवेशन के दौरान हमने निकाला था टी स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक, या T1 T2 इजकल टू 1 माइनस आर स्क्वायर, ऐसे एक्सप्रेशन निकाला था। आप बैक को देख लेंगे प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ये आपका टाउ जो है ये 1 माइनस आर टाउ स्क्वायर को हमने टी स्क्वायर को टाउ माना है, आर स्क्वायर को आर माना है, इसलिए रिलेशन ये हो जाएगा। अब ये अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये टर्म माइनस हो जाएगा। तो ट्रांसमिटिविटी क्या बचा, ओनली दिस टर्म, ठीक। तो अब यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं कि ट्रांसमिटिविटी कब 1 होगा, ट्रांसमिटिविटी कब हाफ होगा, अकॉर्डिंगली एफ का वैल्यू क्या होगा, वही हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम शार्पनेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये ट्रांसमिटिविटी का फाइनल फॉर्मूला आ गया। ट्रांसमिटिविटी 1 कब होगा, ट्रांसमिटिविटी 1 कब होगा, मतलब कंप्लीटली ट्रांसमिशन कब हो जाएगा रे का, जब ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। ये 0 कब होगा, जब डेल्टा 2n पाई हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय t आपका 1 हो जाएगा। और आपका हाफ कब होगा, तो यहाँ हाफ बिठा दीजिए। मान लीजिएगा हाफ जो हो रहा है वो इस फेज पे हो रहा है, 2m पाई प्लस माइनस डेल्टा डेल्टा बाई 2, टी हाफ हो रहा है। तो इस डेल्टा की जगह डेल्टा रखिए और टी की जगह हाफ रखिए, सॉल्व करेंगे। तो ये साइन 2 पाई प्लस थीटा इजकल टू साइन थीटा हो जाएगा, स्क्वायर का टर्म है, ये सारा रह जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, इधर ले जाइएगा, ये 2 फिर एक इधर 2 जाएगा, ये फिर 1 माइनस होगा तो 1 हो जाएगा। आपके पास ये जो टर्म फाइनली आ जाएगा एफ साइन स्क्वायर डेल्टा डेल्टा बाई 4 इजकल टू 1। अब ये देखिए ये डेल्टा क्या है, ये डेल्टा जो है ये फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम। जब फ्रिंज का इंटेंसिटी हाफ हो जाए उस समय जो फ्रिंज का विड्थ होगा दैट इज डिनोटेड बाय डेल डेल्टा। और ये काफी स्मॉल है, डेल डेल्टा इज वेरी स्मॉल नंबर, मतलब डेल डेल्टा बाय 4 इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर। तो आपको एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी था कि अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को आप थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप करते हैं तो ये एफ इंटू 4 डेल्टा 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 बाय 4 हो जाएगा, ठीक। और एफ को आप इधर ले आइए और स्क्वायर को इधर ले आइए तो ये आ जाएगा 1 बाय एफ, स्क्वायर हटाइएगा तो 1 बाय रूट एफ हो जाएगा। और इस साइन थीटा की जगह थीटा डेल्टा डेल्टा बाय 4 कर दिए, डेल्टा बच जाएगा तो ये आपका 4 ऊपर चला जाएगा, डेल डेल्टा इजकल टू 4 बाय अंडर रूट एफ आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो विड्थ है आपका फ्रिंज का, कब, जब इंटेंसिटी हाफ हो रहा है, तब मैक्सिमम इंटेंसिटी का हाफ हो रहा है तब। अगर ये विड्थ बढ़ रहा है इसका मतलब शार्पनेस घटेगा, अगर ये विड्थ घट रहा है मतलब शार्पनेस बढ़ेगा। फ्रिंज जितना ब्रॉड होगा शार्प उतना ही शार्पनेस कम होगा, जितना नैरो उसका फ्रिंज होगा उतना ही आपका शार्प होगा। तो एफ जब इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज करेगा, मतलब जब आप कोफिशिएंट ऑफ फाइननेस को इंक्रीज करेंगे तो आपका जो ये विड्थ है फुल विड्थ हाफ मैक्सिमा वो आपका डिक्रीज करेगा, मतलब शार्पनेस इंक्रीज करेगा, ठीक। इसका मतलब है कि जब एफ को आप इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहा है तो शार्पनेस आपका इंक्रीज कर रहा है। तो शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस एफ इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज करेगा, शार्पनेस इंक्रीज करेगा। शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एफ। ये देखिए ये पॉइंट यहाँ पे नोट करना है। तो अभी तक हमने क्या आपको बताया, पहले तो हमने इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली, फिर हमने फाइनेंस कोफिशिएंट को उसमें सब्स्टिट्यूट कर लिया, उसके टर्म में फाइनेंस कोफिशिएंट के टर्म में एक्सप्रेशंस को लिख लिया। फिर हमने फाइनेंस कोफिशिएंट को जो हाफ फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा है उससे रिलेट किया, और फाइनेंस कोफिशिएंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा डिक्रीज कर रहा है, मतलब शार्पनेस का इंक्रीज करेगा। तो आपके पास जो प्रॉब्लम वो आया पंचलाइन की शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग फाइननेस कोफिशिएंट। अब हम आते हैं शार्पनेस का एक और तरीके से
आप देख सकते हैं शार्पनेस को, विजिबिलिटी, तो विजिबिलिटी जितनी शार्प, जितना फ्रिंज ज़्यादा होगा उतना विजिबल होगा। तो विजिबिलिटी एक पैरामीटर है, विजिबिलिटी जो शार्पनेस को इंडिकेट करता है, उसको डिफाइन किया गया है कुछ इस तरह। वो भी आपके क्वेश्चन का पार्ट होता है, कई बार शार्पनेस ऑफ फ्रिंज पूछा जाता है। विजिबिलिटी स्पेशली ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब इसके क्वेश्चन के टेल पार्ट में भी रहेगा, शार्पनेस ऑफ फ्रिंज जब विजिबिलिटी के बारे में बताएं। तो विजिबिलिटी आपको डिफाइन कैसे करें? विजिबिलिटी आपका रेशियो है जो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का डिफरेंस है टू द जो मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का सम है। और विजिबिलिटी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी टू द सम ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी। तो आपके पास मैक्सिमम मिनिमम का एक्सप्रेशन है, आप निकाल चुके हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी ये टर्म है, मिनिमम ये है। तो आप एक ऊपर में डिफरेंस का निकाल लीजिए और नीचे उसका सम निकाल लीजिए, रेशियो जो होगा। तो आप सिंपल आप देख सकते हैं, ये जब एलसीएम लेंगे या एलसीएम लेंगे, ये दोनों टर्म तो कट जाने हैं। और ये नॉट क्या स्क्वायर, ये नॉट स्क्वायर हर जगह हर टर्म है, तो ये बाहर होगा, ये भी कट जाएगा। तो बच क्या जाएगा? 1 प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आर का होल स्क्वायर ऊपर बचेगा, और नीचे बचेगा 1 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ऊपर जब आप सॉल्व करेंगे तो सिर्फ 4r स्क्वायर बचेगा, नीचे आपका 2r प्लस आर स्क्वायर बचेगा। तो विजिबिलिटी आपके पास फाइनली आएगा 2r स्क्वायर 1 प्लस 2r। आर रिफ्लेक्टिविटी है, तो देखिए इससे क्लियर है, अगर रिफ्लेक्टिविटी को आप इंक्रीज करेंगे तो विजिबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2r को नीचे ले जाइए तो हो जाएगा 1/1 प्लस 2r प्लस 1/2, या सिर्फ r स्क्वायर को भी नीचे ले जाइए तो हो जाएगा 2/1 प्लस 1/r स्क्वायर। आर स्क्वायर इंक्रीज करें तो ये टर्म डिक्रीज करेगा, ये टर्म डिक्रीज करेगा तो ये टर्म इंक्रीज करेगा। ठीक, तो विजिबिलिटी आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जब 50% हो जाता है तो विजिबिलिटी 0.8 होगा। अगर 100% रिफ्लेक्टिविटी होगा तो ये विजिबिलिटी 1 हो जाए। ठीक, तो यहां भी आपका क्या आया कंक्लूजन कि हाइयर द रिफ्लेक्टिविटी शार्पर द फ्रिंजेस एंड हाइयर द विजिबिलिटी। रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा है, फ्रिंज शार्प ज्यादा होगा और विजिबल ज्यादा होगा, विजिबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। ठीक, अब इसी को हम डायग्राम में दिखा रहे हैं, इसी को हम ग्राफ में दिखाते हैं। इस एक्सिस में हमने फेज डिफरेंस को डेल्टा को लिया और इस एक्सिस में हमने इंटेंसिटी को लिया या ट्रांसमिटिविटी को लिया, दोनों को ले रहे हैं। जब इंटेंसिटी ले रहे हैं तो ये आई मैक्सिमम, ये पॉइंट दे रहा है, ये 0 है। ट्रांसमिटिविटी के लिए टी, जब आई मैक्सिमम तो टी क्या है 1 है, और टी यहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगा 0.5, जहाँ पे हम डिफाइन करेंगे ये हाफ विड्थ फुल मैक्सिमम, फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम। ठीक, ये तो, और ये एफ आपका फाइनेंस दे रखा है, ये आपका रिफ्लेक्टिविटी दे रखा है। अब आप ग्राफ को ध्यान से देखिए, ग्राफ में क्या है, फर्स्ट ग्राफ को लीजिए, फर्स्ट ग्राफ को लीजिए, यहाँ ऊपर वाले को। फाइनेंस आपका F2 है, रिफ्लेक्टिविटी 5 है। ये देखिए, ये आपका जो फुल विड्थ हाफ मैक्सिमा है, ये यहाँ पे के लिए ये ब्रॉड फ्रिंज, फ्रिंज ब्रॉड होने का मतलब लेस शार्प हो। अब फाइनेंस को बढ़ा रहे हैं तो आपका ये शार्पनेस इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका विड्थ जो है फ्रिंज का डिक्रीज कर रहा है, और फाइनेंस को बढ़ाए और डिक्रीज किया। सिमिलरली अब रिफ्लेक्टिविटी को भी बढ़ा रहे हैं तो ये आपका इसका विड्थ वो है डिक्रीज कर रहा है। जब 90% रिफ्लेक्टिविटी है तो आपका विड्थ देखिए आ गया, इस 90% का ये केस है। और मैक्सिमा आप देख चुके हैं, मैक्सिमा 2n पाई पे है और सेकेंड मैक्सिमा 2n+1 पाई पे है। ठीक, और यहाँ पे आपका मिनिमा है। तो आप क्लियर हो गया इस फिगर से कि आपका शार्पनेस डिपेंड कर रहा है रिफ्लेक्टिविटी पे या फाइनेंस कोफिशिएंट। फाइनेंस कोफिशिएंट भी बढ़ा रहे हैं, सेम ही चीज़ है, फाइनेंस कोफिशिएंट बढ़ा रहे हैं, रिफ्लेक्टिविटी बढ़ रही है, सॉरी फाइनेंस कोफिशिएंट बढ़ा रहे हैं, आपका इंटेंसिटी बढ़ रहा है, सॉरी फाइनेंस कोफिशिएंट बढ़ा रहे हैं तो शार्पनेस बढ़ रहा है, और रिफ्लेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं तब भी आपका शार्पनेस बढ़ रहा है। और बेसिकली आप देखें तो एक ही चीज़ है, डबल इसे कर रहा हूँ, एक ही चीज़ को डबल कर रहा हूँ इस तरह से, क्योंकि आपके एग्जाम में फाइनेंस कोफिशिएंट कभी कभी आता है, कभी कभी शार्पनेस के टर्म में आता है, तो इसलिए मैंने लिख दिया। एफ आपने कैसे डिफाइन किया? एफ आपने डिफाइन किया, इसको टर्म देखिए, एफ जहाँ पे डिफाइन किया, एफ इज डिफाइंड एज, देखिए फाइनेंस कोफिशिएंट आपने क्या है 4r/1 - r का होल स्क्वायर। तो बेसिकली फाइनेंस कोफिशिएंट भी आर पे डिपेंड कर रहा है। तो आर अगर आप यहाँ पे नीचे कर दीजिए तो क्या होगा 1। आर अगर इंक्रीज करेगा, ये टर्म आपका डिक्रीज करेगा तो एफ इंक्रीज करेगा, मतलब आर इंक्रीज कर रहा है तो एफ भी इंक्रीज कर रहा है, रिफ्लेक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है तो फाइनेंस कोफिशिएंट भी इंक्रीज कर रहा है। तो दोनों सिमिलर
पैरामीटर्स हैं। तो इस ग्राफ में आपने देख लिया कि क्या क्या हो रहा है, इंटेंसिटी और ट्रांसमिशन दोनों आपका हो गया। तो ये आपका फिनिश हो गया। इस क्वेश्चन में बस शार्पनेस निकालना होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फाइननेस निकालना होता है, इंटेंसिटी निकालना होता है। तीनों चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। तो ये फुल क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया फेब्री-पेरोट इंटरफेरोमीटर। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिफ्रैक्शन डील करेंगे, उसमें फिर आगे डिस्कस करते हैं। अगर कोई सुझाव, कोई कमेंट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब चैनल के लिखिए, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, या मुझे फ़ोन कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, या कोई भी आपकी राय हो तो आप मुझे दे सकते हैं। चलिए, ओके।